हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी बीडन। मैं मैट्रिक परीक्षा स्पेशल 2022 के संदर्भ में प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव या प्रत्येक चैप्टर का जितना भी अंदर के बिंदु हैं, यानी कि चैप्टर के तहत जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं उन तमाम बिंदु को मैं यहाँ समाहित करने का प्रयास किया हूँ, ताकि वर्तमान समय में जो ऑब्जेक्टिव का दौर चल रहा है इसमें आप बेहतर अंक प्राप्त कर सकिएगा। तो मैं आज ज्योग्राफी का एक टॉपिक है, पहला भारत संसाधन एवं उपयोग, इसके महत्वपूर्ण बिंदु आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, इसमें ये हर बिंदु एक अपने आप में ऑब्जेक्टिव होगा। आप यदि लगातार इसका रिवीजन कीजिएगा, प्रतिदिन मैं वीडियो अपलोड करूंगा, इसमें यदि आप लगातार प्रैक्टिस कीजिएगा तो निश्चित रूप से आप बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। अपने दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले सभी वस्तुएं संसाधन है। एक ऑब्जेक्टिव, संसाधन भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। उसके बाद देखिएगा, भौतिक एवं जैविक दोनों पदार्थ तकनीक के सहारे ही जीवन उपयोगी हो पाते हैं। ये भी एक अपने आप में ऑब्जेक्टिव है। भूमि, मृदा, जल, खनिज आदि भौतिक पदार्थ कहलाते हैं। वन्य जीव, वनस्पति, जलीय जीव आदि जैविक संसाधन कहलाते हैं। उसके बाद देखिएगा, ये कथन है जो बार बार परीक्षा में पूछता है, संसाधन होते नहीं बनते हैं। यह कथन किसका है? तो ये जिमरमैन का कथन है। वर्तमान परिवेश में सेवा को भी संसाधन माना गया है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। अब हम लोग जैव का देखें डिफिनेशन, ऐसे संसाधन की प्राप्ति जैव मंडल से होती है जिनमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन आदि। अजैव संसाधन की बात यदि करें, निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है, जैसे चट्टानें, धातु और खनिज। उसके बाद देखिएगा, उपयोगिता के आधार पर यदि संसाधन को हम लोग देखें तो दो भागों में बांट सकते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। वैसे संसाधन जो भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीनीकृत या पुनः प्राप्त किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, वन्य प्राणी। यानी कि इसको एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा इसकी आपूर्ति आसानी से संभव हो, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। उसके बाद देखिएगा कि अनवीकरणीय में क्या होगा, वैसे संसाधन जिनका विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रिया द्वारा होता है, जो एक बार प्रयोग होने के बाद आसानी से प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। जैसे जीवाश्म ईंधन, जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है, ये सभी के सभी अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। नेक्स्ट यदि हम लोग देखें, स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन सा है देखिएगा, व्यक्तिगत है, सामुदायिक है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। वैसे संसाधन जिन पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है, जैसे भूखंड या घर। वैसे संसाधन जिन पर किसी खास समुदाय का अधिकार होता है सामुदायिक संसाधन कहा जाता है। इस संसाधन का प्रयोग समूह के लिए सुलभ होता है, जैसे मंदिर, मस्जिद, सामुदायिक भवन, तालाब आदि। उसके बाद कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। ऐसे संसाधन जिन पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नियंत्रण होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। इसके तहत तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर खुले महासागरीय संसाधन आते हैं। उसके बाद विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन को चार भागों में बांटा गया है, संभाव्य, विकसित, भंडार और संचित। अब देखिएगा, ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है लेकिन इसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है, संभाव्य संसाधन कहलाता है, जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज। उसके बाद देखिएगा, ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण उपरांत उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है, विकसित संसाधन कहलाता है। ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में समर्थ होते हैं, लेकिन उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में इन्हें केवल भंडारित किया गया है, ये भंडार संसाधन कहलाते हैं। उसके बाद देखिएगा, ऐसे भंडार संसाधन के ही अंश हैं जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है और इसे संचित कोश संसाधन कहते हैं। अब संसाधन नियोजन आपको पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि संसाधन नियोजन क्या है, तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है, इसके लिए आवश्यक क्रियाकलाप की आवश्यकता होती है। उसके बाद देखिए संसाधनों का संरक्षण। ये संसाधनों का संरक्षण देखिएगा, संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग किए जाने को ही संसाधनों का संरक्षण कहा जाता है।
अब देखिएगा कुछ कथन है, बहुत बार पूछता है हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेट ही भरने के लिए नहीं, यह कथन महात्मा गांधी का है। उसके बाद मेधा पाटेकर का संबंध नर्मदा बचाओ अभियान से है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध जो है चिपको आंदोलन से है। संदीप पांडे का संबंध वर्षा जल संचय से है। ये तीनों बातें आप एकदम महत्वपूर्ण है, ये याद रख ही लीजिएगा। उसके बाद मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में आयोजित हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन के पश्चात प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रथम पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 ईस्वी को मनाया गया था। उसके बाद देखिएगा सर्वप्रथम 1968 में ईस्वी में क्लब ऑफ रोम ने पर्यावरण संरक्षण की वकालत की थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1974 ईस्वी में शमशेर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित गांधी जी के विचार प्रकाशित हुए थे। ब्रंटलैंड आयोग द्वारा प्रस्तुत 1987 का प्रतिवेदन भी संसाधन संरक्षण से संबंधित है। उसके बाद देखिएगा सतत विकास की अवधारणाएं बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर वर्तमान विकास को कायम रखने की प्रक्रिया को ही सतत अवधारणा कही जाती है। वर्तमान विकास के साथ भविष्य भी सुरक्षित रखने की प्रक्रिया ही वास्तव में सतत विकास की अवधारणा है। अब देखिएगा नेक्स्ट प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 3 से 14 जून 1992 को रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था। इसमें 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उसके बाद देखिएगा एजेंडा 21 के बारे में बार बार पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास के तत्वावधान में रियो डी जेनेरो सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्ष द्वारा स्वीकृत 800 पृष्ठीय घोषणा पत्र है, जिसमें सतत विकास को प्राप्त करने के लिए 21 कार्यक्रम को स्वीकृत किया गया था, जिसे ही एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। उसके बाद द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 23 से 27 जून 1997 को न्यूयॉर्क में किया गया था। इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है, इसलिए कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के 5 वर्ष बाद इसे आयोजित किया गया था। उसके बाद क्योटो सम्मेलन दिसंबर 1997 में जापान के क्योटो शहर में आयोजित किया गया था, जो ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी को बचाने के लिए आयोजित किया गया था। क्योटो सम्मेलन में कुल 159 देशों ने भाग लिया था, जिसमें 6 गैसों को ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी माना गया था। ये अति महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा जाता है कितने गैसों के लिए उत्तरदायी माना गया था, तो 6 गैसों को उत्तरदायी माना गया था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 को जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में विभिन्न देशों के लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था दोस्तों। तो इस प्रकार जो है ये पहला चैप्टर जो भारत संसाधन एवं उपयोग है, चैप्टर के अंदर के जितने भी ऑब्जेक्टिव है उन तमाम ऑब्जेक्टिव को मैं यहाँ पर समाहित करने का प्रयास किया हूँ। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं आज इतना ही रखता हूँ चैप्टर के अंदर का। इसके बाद जो भी ऑब्जेक्टिव और भी बनेगा मैं उसे भी प्रस्तुत करने का भरसक प्रयास करूंगा दोस्तों। तो बस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट अधिक से अधिक कीजिएगा, और आपको किस तरह की और अपेक्षाएं हैं आप ये भी जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जम के कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और एक बहुत बेहतर वीडियो आपके मैट्रिक एग्जाम से पहले ला सकूं और आप लोगों को बेहतर नंबर लाने के लिए प्रोत्साहित कर सकूं दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।